Hello students, welcome back to my channel. So in today's class we are going to study cost of capital. cost of capital के और भी दूसरे नाम है, जैसे कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न हो गया, हर्डल रेट हो गया। और ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके अंदर तीन तरह के डिसीजन पढ़ते हैं हम। एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक होता है डिविडेंड डिसीजन। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आता है, ठीक है। अब अपन समझते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। मैंने यहाँ लिखा है कि एन इन्वेस्टर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड, जैसे कि इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, डिवेंचर हो गया, to a company, and quite naturally he expect a good return on his investment in order to satisfy the investors the company the company should able to earn enough revenue। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो कुछ भी फालतू में इन्वेस्ट नहीं करता, मतलब उसको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए होता है, इस वजह से वो इन्वेस्ट करता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रेट होती है, जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होती है, जो कंपनी को अर्न करनी ही करनी पड़ती है ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को दे सके, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है नटशेल में कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टर वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टिंग फंड इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एक वो मिनिमम रेट होती है जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो होगा वो आपकी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द प्राइस पेड टू द इन्वेस्टर फॉर द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय हिम। जो भी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर डिबेंचर से जो हम पैसा उठाते हैं उनको एक प्राइस पे करनी होती है, उसको ही हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल के लिए अगर कोई भी पैसा आपका इन्वेस्ट करेगा, अपना पैसा कोई भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे अब अपन पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कितने तरह के होते हैं? इक्विटी होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, डिबेंचर होता है और रिटेन अर्निंग होता है। जब मैं इक्विटी की बात करती हूँ तो इक्विटी वालों को क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर को एक फिक्स्ड रेट से प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर को एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। और रिटेन अर्निंग जो होती है उनकी क्या कॉस्ट होती है? तो रिटेन अर्निंग क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो रिटेन अर्निंग मतलब जो भी कंपनी अर्न करती है उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो इक्विटी शेयर को डिवाइड कर दिया जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो कंपनी अपने पास ही रखती है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग की क्या कॉस्ट होगी? तो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मतलब अगर हम वो पैसा रिटेन करके नहीं रखते तो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते और वो शेयर होल्डर उस पर कुछ ना कुछ अर्न कर लेते। तो रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम बात करते हैं इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। ये तीनों जो होती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, मतलब हमें बाहर से मिलती है ना। इक्विटी शेयर होल्डर बाहर से आते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी बाहर से आते हैं और डिबेंचर भी हम बाहर से इशू करते हैं। अब रिटेन अर्निंग जो होती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है हमारी। इम्प्लिसिट मतलब रिटेन अर्निंग कंपनी के अंदर रिटेन किया जाता है, इसलिए ये इम्प्लिसिट अंदर की, मतलब कंपनी के अंदर की कॉस्ट है, ठीक है। रिटेन अर्निंग सिर्फ एक एग्जिस्टिंग कंपनी ही कर सकती है ना। क्यों? क्योंकि वो पहले से अपने ऑपरेशंस चला रही है, इस वजह से कोई भी न्यू इस्टेब्लिश्ड कंपनी है वो उसके पास रिटेन अर्निंग नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा? KO, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इसको डिनोट करते हैं KO से, KW से। इसको कंबाइंड कॉस्ट भी कहा जाता है, ओवरऑल कॉस्ट भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम दो एंगल से देख सकते हैं, एक तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है कि मिनिमम रेट एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स ऑन देयर फंड। जो भी फंड वो इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए मिनिमम रेट क्या होगी उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न टू बी अर्न बाय कंपनी ऑन इट्स एसेट। मिनिमम रेट जो कंपनी अर्न करेगी किसके ऊपर? एसेट के ऊपर, ठीक है। ये दो एंगल होते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ मैंने लिखा है थस इफ ए फर्म फेल्स टू अर्न रिटर्न
at expected rate the market value of share will fall and it will result in a reduction of overall wealth of shareholder. अगर जो मिनिमम रेट है वो भी कंपनी अर्न नहीं कर पा रही है तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू जो है शेयर की वो गिर जाएगी और जो ओवरऑल वेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होगी, कंपनी की जो ओवरऑल वेल्थ होगी वो कम होगी। और वापस मैंने यही लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अमाउंट टू बी इनकर्ड फॉर गेटिंग कैपिटल। ये वो कॉस्ट होती है जो हमें कैपिटल को लाने के लिए ये कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। और कैपिटल का मतलब क्या होगा, अमाउंट विच रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ जहाँ से भी फंड लिया जाता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट की, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इसको डिनोट किया जाता है केडी से, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब ये होता है कि एक टाइम के बाद आपके डिबेंचर को आपको रीपे करना पड़ेगा, मतलब पुनर्भुगतान करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों। और इरिडीमेबल का अमाउंट क्या होता है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट ही पे करना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती है। ओके, अब अपन इसके कुछ फॉर्मूले से और फॉर्मूला है और फिर क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ें, सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो इरिडीमेबल डेब्ट का है। ठीक है, के डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स और एन पी मल्टीप्लाई बाय 100। जो डिबेंचर होता है उसके ऊपर अपन को टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है, मतलब डिबेंचर जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल अमाउंट होता है, इस वजह से जो केडी निकलता है वो 1 माइनस टैक्स आफ्टर टैक्स निकलता है। मतलब सबसे पहले अपन इंटरेस्ट माइनस करते हैं, उसके बाद टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ओनली, और टी का मतलब होता है टैक्स रेट, और एन पी का मतलब होता है नेट प्रोसीडिंग। नेट प्रोसीडिंग कैसे निकलती है, तो फेस वैल्यू लेंगे, उसमें से अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट भी दिया होगा तो डिस्काउंट को लेस कर देंगे, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दिया होगा तो प्रीमियम को ऐड कर देंगे, और इशू एक्सपेंसेस दिए होंगे तो उन सबको माइनस कर देंगे। तो इन सबको जब हम करेंगे तो क्या आएगा, नेट प्रोसीडिंग आएगी अपनी। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है वो बताती हूँ, है ना। पिंकू लिमिटेड इशू डिबेंचर रुपीज़, डिबेंचर 8% रुपीज़ 50,000, टैक्स रेट दे रखा है 50%, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेब्ट एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहले हम पार वैल्यू पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, फॉर्मूला लिखा है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एन पी मल्टीप्लाई बाय 100। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो 50,000 का 8% कितना होता है, 4,000 होता है, 1 माइनस टी मतलब टैक्स कितना है 50%, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग, पार पे इशू किया है तो इसमें हम डिस्काउंट को भी लेस नहीं करेंगे और प्रीमियम को भी लेस नहीं करेंगे, तो 50,000 पूरा अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 4%। तो ये के डी जो हमने निकाला है वो आफ्टर टैक्स ही निकाला है, क्योंकि 1 माइनस टैक्स अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया था इंटरेस्ट के साथ ही। अब एट प्रीमियम पे हम जब निकालेंगे तो के डी की कॉस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट 1 माइनस टी और नेट प्रोसीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन वो का वही होगा, बस नेट प्रोसीडिंग जो होगी वो हमारी चेंज हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हमने प्रीमियम पे इशू किया है तो इंटरेस्ट तो अपन ने निकाला था 4,000, 1 माइनस टैक्स 50% और 50,000 प्लस 5,000 कैसे, तो 50,000 का डिबेंचर था, उसके ऊपर अपन ने प्रीमियम पे इशू किया है 10% के, तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अपने पास आ जाएगा 3.63%। अब मैं बात करती हूँ डिस्काउंट वाले की, तो डिस्काउंट में भी वो का वही रहेगा, बस नेट प्रोसीडिंग चेंज हो जाएगी। इंटरेस्ट 4,000 ही आएगा और 1 माइनस टैक्स लिखा है 1 माइनस 50% है ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय 50,000, माइनस में 2500 कैसे आ जाएगा, तो ये डिबेंचर जो है उसको अपन ने डिस्काउंट पे इशू किया है, तो 50,000 का 5% कितना होता है 2500, तो माइनस कर देंगे 2500 को और जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 4.21%। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम इरिडीमेबल डेब्ट का। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि डी लिमिटेड इशूज़ 1,09% डिबेंचर एट ए प्रीमियम of 10%, the cost of flotation are 2%, the tax rate applicable is 60%, compute the cost of debt। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको
रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है वो इरिडीमेबल डेब्ट का ही है। ठीक है, केडी कैसे कैलकुलेट करते हैं उस केस में, इंटरेस्ट अपॉन में एनपी और 1 माइनस टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 1 लाख का डिबेंचर है और 9% डिबेंचर है, तो 1 लाख का 9% कितना हो जाएगा 9000, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 9000 और 1 माइनस टैक्स लिखा हुआ है तो 1 और टैक्स की रेट कितनी है 60% है, वो आ जाएगी और डिवाइडेड बाय एनपी 1,07,800। ये कैसे आई, तो यहाँ मैंने दिया हुआ है कि जो टोटल फेस वैल्यू थी डिबेंचर की वो कितनी थी 1 लाख थी, सॉरी 1 लाख थी। हाँ, उसमें से हम उसमें अपन प्रीमियम पर जब इशू करेंगे 10% प्रीमियम, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा 10,000 और इसको ऐड करेंगे तो 1,10,000 आएगा। अब क्वेश्चन में दे रखी है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कभी भी फेस वैल्यू पे मत निकाल लेना, फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा इशू प्राइस पे निकलती है। तो इशू हमने इसको प्रीमियम पर इशू किया तो इशू प्राइस क्या हो गई 1,10,000, इस पे अपन 2% फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस कर देंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, जब हम शेयर इशू करते हैं तब जो कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये आ जाएगी 2200, 1,10,000 का 2% 2200। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,07,800। ये आ गया हमारा नेट प्रोसीडिंग। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 3.34% केडी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आ जाएगी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं रिडीमेबल डेब्ट का। रिडीमेबल डेब्ट का मतलब क्या होता है कि एक टाइम के बाद आपको डिबेंचर की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को एक साथ देना पड़ेगा। रिडीमेबल मतलब एक फिर आपकी डिबेंचर का रीपेमेंट होगा। ठीक है, रिडीमेबल डेब्ट इज इक्वल टू होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीडिंग डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीडिंग डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन किया हुआ है मैंने, वो बताती हूँ। एक कंपनी इशूज 10% redeemable debenture at a discount of 5%, the cost of flotation rupees 30,000. The debenture are redeemable after 5 years. Calculate before and after cost of debt assuming tax rate is 50%. राइट, सबसे पहले केडी का फॉर्मूला हमने लगाया है इंटरेस्ट रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीडिंग डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीडिंग डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब केडी बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, तो केडी बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट कितना आएगा 10 लाख का डिबेंचर है और 10% रिडीमेबल डिबेंचर है, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा और रिडीमेबल वैल्यू 10 लाख ही रहेगी हमारी, है ना। जो डिबेंचर की अमाउंट होती है वही रिडीमेबल वैल्यू होती है, तो ये 10 लाख ही आएगी। माइनस करेंगे 9,20,000, तो ये 9,20,000 कैसे निकाला नेट प्रोसीडिंग, वो मैंने यहाँ साइड में दिया हुआ है। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 10 लाख, उसमें से लेस कर देंगे डिस्काउंट, क्योंकि हमने डिस्काउंट पे इशू किया है। यहाँ लिखा है डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो 10 लाख का 5% हमने निकाला तो 50,000 आ जाएगा। उसके बाद इशू प्राइस आ जाएगी 10 लाख में से 50,000 लेस करेंगे, डिस्काउंट पे इशू किया है इसलिए, तो 9,50,000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में अपन को फ्लोटेशन कॉस्ट भी दी हुई है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है 30,000, तो 9,50,000 में से जब 30,000 लेस कर देंगे तो हमारी नेट प्रोसीडिंग आ जाएगी 9,20,000। यही मैंने लिखा है 9,20,000 डिवाइडेड बाय 5 क्या है नंबर्स ऑफ ईयर, जिस यहाँ लिखा है रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद रिडीम हो जाएगा, तो वो लिखना है 5 ईयर। होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू 10 लाख प्लस 9,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये केडी बिफोर टैक्स आ जाएगा अपना 12.08%, और आफ्टर टैक्स जब भी निकालना होगा तो 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो आफ्टर टैक्स भी आ जाएगा 6.04%। तो ठीक है, हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने रिडीमेबल डेब्ट और ई रिडीमेबल डेब्ट दोनों को समझ लिया है, दोनों के फॉर्मूले कर लिए और एक एक क्वेश्चन भी दोनों का कर लिया है। अब अपन बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रेफरेंस कैपिटल, जिसको डिनोट किससे करते हैं, KP से। तो KP का फॉर्मूला होता है DPS अपॉन नेट प्रोसीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। DPS का मतलब क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर, ओके। और NP का मतलब तो नेट प्रोसीडिंग। अब एक क्वेश्चन है प्रेफरेंस कैपिटल के लिए। तो एक कंपनी रेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख बाय इशूइंग 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर व्हेन दे इशू एट ए प्रीमियम, एट ए डिस्काउंट और एट टैक्स। आपको पता होगा जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो आफ्टर टैक्स निकलता है। मतलब जैसे जैसे सबसे पहले EBIT होता है, EBIT में से जब आप इंटरेस्ट माइनस करते हो तो आपका EBT बचता है। उसके बाद आप टैक्स को लेस करते हो तो क्या बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। उसके बाद आप प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो। तो जो KD होता है वो आफ्टर टैक्स निकलता है, सॉरी KP जो होता है वो आफ्टर टैक्स निकलता है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है ना, KP फॉर्मूला, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। KP इज इक्वल्स टू DPS अपॉन NP मल्टीप्लाई बाय 100। अब DPS मतलब क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर। अपने पास 1 लाख कैपिटल है और इसकी कितने रुपए की है, 100 ईच है। तो नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे, राइट। 1 लाख की कैपिटल है और कितने रुपए की, 100 ईच की है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1000। अब जो डिविडेंड कितना है, 10% है, तो 1000 का 10% निकालना है। तो कितना होगा, 1000 का 10% 100 डिवाइडेड बाय NP। अपन ने इसको अभी तो पार पे ही इशू करें तो 1000 ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 10% आ जाएगा। ये KP जो आया है वो आफ्टर टैक्स आया है। अगर अपन को इसको बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स होगा। तो ये 10% जो KP आफ्टर टैक्स निकाला था, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20%। अब अपन सेकंड केस लेते हैं, KP एट प्रीमियम 100 आ जाएगा। 100 कैसे आया पता चल गया ना, डिविडेंड पर शेयर लेना था। तो सबसे पहले आपने पर शेयर की वैल्यू निकाली, उसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग कितनी आ जाएगी, 1000। तो प्रेफरेंस शेयर थे प्लस 100%, 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपीज़। तो ये ऐड हो जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 9.09%। और KP बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा तो 9.09%, 1 में 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू 18.18% आ जाएगा। एट डिस्काउंट पे जब निकालेंगे तो 100 तो डिविडेंड पर शेयर दे ही निकाला ही था, ऊपर वो ले लेंगे। और जब नेट प्रोसीडिंग निकालेंगे तो डिस्काउंट की अमाउंट को लेस कर देंगे, तो 1000 माइनस 100 हो जाएगा। और 100 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 11.11%। और KP बिफोर टैक्स निकालेंगे तो 22.22% आ जाएगा। वही फॉर्मूला लगाया, 1 में 1 माइनस टैक्स मल्टीप्लाई बाय 11.11%, तो ये 22.22% आ जाएगा। ओके, बस KP में इतना सही है। और इसका मतलब KP में भी रिडीमेबल KP होते हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर होते हैं, और उसका सेम फॉर्मूला जो हमने डिबेंचर के केस में पढ़ा था। ठीक है, अब हम तीसरी कॉस्ट पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर 4 फॉर्मूलेज है। वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिनोट करते हैं KE से। डिविडेंड यील्ड मेथड के अंदर क्या फॉर्मूला रहता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू DPS अपॉन में मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और इसका भी, क्योंकि हम टैक्स को लेस करने के बाद ही अर्निंग प्रेफरेंस डिविडेंड दे देते हैं, उसके बाद जो अर्निंग बचती है वो इक्विटी शेयर के लिए होती है। तो बिफोर टैक्स, अगर आफ्टर टैक्स निकालना है तो बिफोर टैक्स 1 अपॉन में 1 माइनस टैक्स, तो
बिफोर टैक्स निकल जाएगा। अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, के ई इज इक्वल्स टू ई पी एस डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट डी पी एस अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है रियलाइज्ड यील्ड मेथड। ये न्यू इक्विटी शेयर के लिए यूज़ होता है क्योंकि उनकी प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो फॉर्मूला यही होता है कि डी पी एस अपॉन में नेट प्रोसीडिंग मल्टीप्लाई 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक कंपनी से शेयर हैज़ ए मार्केट प्राइस ऑफ ₹20, द कंपनी पे डिविडेंड ऑफ ₹20, द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट ग्रोथ रेट एट 5% पर ईयर, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट दी हुई है क्वेश्चन में, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट का फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। तो डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डीपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टी प्लस ग्रोथ रेट होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है, अब डीपीएस कितना आएगा, ₹1 आएगा। 1 कैसे आया, तो ये 1 ऐसे आया कि एक कंपनी से शेयर हैज़ मार्केट प्राइस तो अपन को 20 दे रखा है, तो मार्केट प्राइस अपन 20 लिख देंगे। ओके, डिविडेंड ऑफ ₹20, द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट ग्रोथ पर ईयर, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और जो डिविडेंड है, डिविडेंड पर शेयर ₹1 आ जाएगा, प्लस 5% ग्रोथ हो रही है तो 5% लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल्स टू 10%। फोर्थ वाली जो कॉस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग आर दी अक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बिलोंगिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी अर्निंग होती है उसमें जो पार्ट हम रिटेन करके रखते हैं उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, और जो पार्ट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड कहा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे निकलती है, तो डीपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस 1 माइनस टी आई 1 माइनस बी और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी ई। टी आई मतलब टैक्स रेट होता है, बी मतलब ब्रोकेज होता है और टी ई का मतलब कैपिटल गेन होता है। और इसको ऐसे भी निकालते हैं, एक फॉर्मूला और है इसका, के 1 माइनस टैक्स 1 माइनस ब्रोकेज। के का मतलब यहाँ होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग। ओके, और अब लास्ट जो है सब कॉस्ट को हम जब एक ही फॉर्मूले में अगर उसको डिस्क्राइब करना होगा तो कैसे करेंगे, वेटेज एवरेज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के द्वारा। इसको डिनोट किया जाता है के ओ और के डब्ल्यू से। इसकी कॉस्ट कैसे निकलती है, तो के ओ इज इक्वल्स टू होता है के डी कॉस्ट ऑफ डेप्ट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ डेप्ट प्लस के पी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस के ई मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ इक्विटी प्लस के आर मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ रिटेन अर्निंग। ओके, इसका एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, जैसे टाइप्स ऑफ कैपिटल, डिबेंचर 4 लाख की है, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के हैं, इक्विटी शेयर 3 लाख है, रिटेन अर्निंग 2 लाख है। जब इनको अपन टोटल करेंगे तो अपनी जो पूरी कैपिटल है वो कितनी आएगी, 10 लाख आएगी। अब इसका वेट निकालना पड़ेगा। वेट कैसे निकालते हैं, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 0.4, 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.1, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो ये सबके वेट आ जाएगा, मतलब जो भी पर्टिकुलर कैपिटल है उसको 10 लाख से डिवाइड करना है अपन को, तो ये वेट निकल के आ जाएगा। फिर वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर कैपिटल से, 4 लाख से, यहाँ 0.1 को 1 लाख से, 0.3 को 3 लाख से और 2 लाख को 0.2 से। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब आ जाएगा और टोटल आ जाएगी 3 लाख। अब उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे अपन, के टी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ डेप्ट प्लस के पी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस के ई मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ इक्विटी प्लस के आर मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू आर वेट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो ये आ जाएगा 3 लाख। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट मेथड की जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल।
जिसको हम CAPM भी बोलते हैं। ये मॉडल हमें ये बोलता है CAPM इज़ ए मॉडल दैट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट एंड इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क ऑफ एसेट। रिस्क को मेज़र करता है कैप मॉडल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। RF क्या इंडिकेट करता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। RF का मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। RM का मतलब होता है मार्केट रिस्क। और जब ये दोनों क्वेश्चन में दिया होता है RM माइनस RF, तो उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। और B का मतलब होता है बीटा। जब क्वेश्चन में RM माइनस में RF दिया होगा उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। उसके बाद आपको माइनस नहीं करना है, सीधा वही अमाउंट लिखनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है।